हे गाइस, वेलकम बैक टू लाइव यान। इस दुनिया में दो ऐसे टॉपिक्स हैं जो हर इंसान को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं, अब चाहे उसमें इंटरेस्टेड हो या नहीं। वो दो टॉपिक्स हैं हेल्थ और मनी। अब ऑब्वियसली हेल्थ की इम्पोर्टेंस हम सब लोगों को दिख रही है आजकल के ज़माने में कि अगर आपके पास आपकी हेल्थ नहीं है तो आपके पास चाहे जितना भी पैसा हो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन फाइनेंसेस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में ज़्यादा बात नहीं होती है। आजकल के ज़माने में जब इकोनॉमी इतनी अनसर्टेन है, कभी भी लॉकडाउन हो जाता है, कुछ भी हो सकता है दुनिया में, तो अपने फाइनेंसेस को सही रखना उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब फाइनेंसेस के बारे में तो हमें कोई बेसिक एजुकेशन भी नहीं मिलती है। हमें नहीं पता होता कि पैसा काम कैसे करता है, इन्वेस्टिंग कैसे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। लोगों को ये भी नहीं पता होता कि पैसे सेव कितने करने चाहिए, कैसे करने चाहिए। और इस लैक ऑफ नॉलेज की वजह से लोग डेट में चले जाते हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस से परेशान हो जाते हैं और उसी की वजह से अपनी हेल्थ भी ख़राब कर लेते हैं। रोनाल्ड रीड और रिचर्ड फुस्को, इनकी डेथ 2014 में हुई थी। वैसे तो ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं हैं, लेकिन ये फाइनेंस से कनेक्टेड है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। रिचर्ड फुस्को जो एक हार्वर्ड MBA ग्रेजुएट थे, उनके फाइनेंस का करियर इतना ज़्यादा अच्छा था कि वो एज 40 में ही रिटायर हो गए थे। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने एक फिलांथ्रोपिस्ट बनने का डिसीजन लिया। उन्होंने कई स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया जिसमें उन्हें बहुत सक्सेस मिली। उन्होंने एक बहुत बढ़िया घर खरीदा, गाड़ियाँ खरीदी और एक बहुत हाई क्लास लाइफ जी। लेकिन 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस में उनका इतना ज़्यादा लॉस हुआ कि उनका सारा कमाया हुआ पैसा रातों रात पानी की तरह बह गया। उन्हें अपनी इस महंगी लाइफस्टाइल की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी और साल 2014 में इतने ह्यूज लॉस के साथ उनकी मौत हो गई। वहीं रोनाल्ड रीड एक बहुत ही एवरेज इंसान थे जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ खास नहीं किया। कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद उन्होंने 25 साल तक एक कार मैकेनिक का काम किया और उसके बाद 17 साल तक एक फर्नीचर स्टोर में फ्लोर साफ करने का काम किया। 50 साल की एज में उनका डिवोर्स हो गया और उन्होंने अपनी बाकी ज़िंदगी अकेले बिताई। 92 साल की एज में उनकी डेथ हो गई। अब दोस्तों, ये बात शायद जान के आपको हैरानी होगी कि 2014 में टोटल जितने लोग मरे थे उसमें से सिर्फ 4000 लोग थे जो अपने मरने के बाद $8 मिलियन की नेटवर्थ छोड़ के गए थे और रोनाल्ड रीड उन 4000 लोगों में से एक थे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो सकता है। रिचर्ड फुस्कोन जैसे हाईली इंटेलिजेंट पर्सन की मौत इतने लॉस में हुई और वहीं रोनाल्ड रीड जो बहुत ऑर्डिनरी काम करते थे, ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं थे, उन्होंने $8 मिलियन कैसे कमाए। इसके पीछे कोई सीक्रेट नहीं है। उन्होंने कोई लॉटरी नहीं जीती या उन्होंने बिटकॉइन जैसी चीज़ में इन्वेस्ट नहीं किया था। उन्होंने बस अपने पैसे जो खर्च नहीं किए, वो जितना सेव कर सकते थे उतना सेव किया और अपनी सारी सेविंग्स को ब्लू चिप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दिया। उसके बाद उन्होंने बहुत साल वेट किया और उनकी थोड़ी सी वही सेविंग्स कंपाउंड इफेक्ट की वजह से $8 मिलियन में कन्वर्ट हो गई। इसीलिए इस बुक के ऑथर, साइकोलॉजी ऑफ मनी के ऑथर्स हमें बताते हैं कि फाइनेंशियल सक्सेस कोई हार्ड साइंस नहीं है, ये एक सॉफ्ट स्किल है जैसे कम्युनिकेशन या लीडरशिप, जहाँ पे आप कैसे बिहेव करते हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इस चीज़ से कि आप जानते क्या हैं। फाइनेंसेस को समझने के लिए आपको अपनी इंटेलिजेंस उतनी नहीं चाहिए होती है जितने आपको अपने इमोशंस चाहिए होते हैं, क्योंकि आपको पैसे के बारे में चाहे जितनी भी नॉलेज हो उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने पैसों के साथ बिहेव कैसे करते हैं। और आज की वीडियो में आपको इसी बुक से 3 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो आपकी भी साइकोलॉजी ऑफ मनी को चेंज करने में हेल्प करेंगे। तो पहला पॉइंट है फ्रीडम। पैसों के बारे में समझने के लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि पैसों की रियल वैल्यू क्या है। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन की एक साइकोलॉजिस्ट एंगस कैम्पबेल रिसर्च कर रही थी। वो ये जानना चाहती थी कि लोगों को असल में किस चीज़ से खुशी मिलती है और इस रिसर्च के लिए उन्होंने कई सारे लोगों से बात करी, उनकी पर्सनल लाइफ, उनकी इनकम, उनकी एजुकेशन के बारे में जाना। इसके बाद उनको सभी लोगों में एक कॉमन बात मिली, जो अपनी लाइफ को खुद कंट्रोल कर रहे थे वो लोग ज़्यादा खुश थे। ऑथर बताते हैं कि पैसों की सबसे बड़ी पावर है कि आप हर सुबह जब आप उठते हैं आप सोच सकते हैं आज मैं जो चाहे कर सकता हूँ। लोग अमीर बनना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि बहुत सारा पैसा होने की वजह से उनको खुशी मिल जाएगी, पर अगर टेक्निकली देखा जाए तो उनकी खुशी उन पैसों पर नहीं डिपेंड करती है, बल्कि उनकी खुशी उस फ्रीडम से जुड़ी है जो उनको उनके पैसे देते हैं।
ऑथर ने अपने कॉलेज में ही डिसाइड कर लिया था कि वो एक इन्वेस्टमेंट बैंकर बनेंगे, जिसका एक ही रीज़न था। उन्हें पता था कि इन्वेस्टमेंट बैंकर बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं और उन्हें लगा कि अगर वो एक इन्वेस्टमेंट बैंकर बन जाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। उन्होंने बहुत मेहनत करी अपने कॉलेज में एक इन्वेस्टमेंट बैंकर बनने के लिए, 4 मंथ की इंटर्नशिप करी। उन्हें लगा उनके सारे सपने पूरे हो जाएंगे और वो अब हमेशा खुश रहेंगे। बट अपने काम के पहले ही दिन उन्हें पता चला कि एक इन्वेस्टमेंट बैंकर इतना पैसा कमाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा काम करता है। बल्कि ऑथर कहते हैं कि उनके वर्किंग आवर्स ह्यूमन कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा होते हैं और कई लोग तो इतने लॉन्ग वर्किंग स्केड्यूल को हैंडल भी नहीं कर पाते हैं। इसीलिए ऑथर ने अपने 4 मंथ की ड्रीम इंटर्नशिप को 1 महीने में ही छोड़ दिया। ऑथर कहते हैं डूइंग समथिंग यू लव ऑन अ स्केड्यूल यू कांट कंट्रोल इज डूइंग समथिंग यू हेट। अगर आप कोई काम ऐसा भी कर रहे हैं जो आपको पसंद है, लेकिन अगर आपका शेड्यूल आपके कंट्रोल में नहीं है तो आपको वो काम तब भी पसंद नहीं आएगा। तो आपको अपनी साइकोलॉजी ऑफ मनी में ये शिफ्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पैसों को ऐसा देखें कि वो एक टूल फॉर फ्रीडम है। अगर आपके पास थोड़े भी पैसे हैं, लेकिन अगर आपकी लाइफस्टाइल चॉइसेस आपके कंट्रोल में हैं तो आप फ्री हैं। और अल्टीमेटली हम सब लोग यही फ्रीडम ढूंढ रहे हैं ज़्यादा पैसे कमा के। तो अल्टीमेटली पैसों की रियल वैल्यू ये नहीं है कि आपके पास बैंक में कितने नोट हैं, पैसों की असली वैल्यू है फ्रीडम। सेकंड पॉइंट, रिच वर्सेस वेल्दी। ऑथर लॉस एंजलिस के होटल में एक वैले की जॉब करते थे, जहाँ पे वो गेस्ट की कार्स की पार्किंग करते थे। तो एक बार उन्हीं की एज का एक लड़का पोर्श लेके पार्टीज़ में आने लगा, जो लोगों का अटेंशन तो बहुत ज़्यादा ग्रैब करता था। बट ऑथर ने नोटिस किया कि वो कुछ हफ्तों से एक पुरानी होंडा कार में आ रहा था। तो ऑथर ने उससे पूछा कि भाई उस पोर्श का क्या हुआ। तब उस लड़के ने उनको बताया कि उस कार का लोन वो फुलफिल नहीं कर पाया, इसलिए उसने अपनी पोर्श को बेच दिया। अगर आप रास्ते में किसी फरारी वाले को देखें तो आपको लगेगा कि ये इंसान कितना अमीर है। वो बात अलग है कि इंडिया में आपको फरारी नहीं दिखेगी, लेकिन कोई भी बड़ी गाड़ी आप इमेजिन कर लीजिए, आप सोचेंगे कि ये इंसान कितना अमीर है। लेकिन हो सकता है कि वो कार उन्होंने लोन पे ली हो, जिसमें उनकी इनकम का एक बहुत बड़ा हिस्सा उस कार की EMI में चला जाता हो। तो अगर आप ध्यान से देखें तो जो इंसान एक फरारी खरीद सकता है या उसके पास बहुत बड़ा घर होता है, वो अपने इंस्टाग्राम पे तो बहुत ज़्यादा शो ऑफ कर सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो इंसान एक्चुअली में फ्री हो, उसके पास उतने पैसे हों जो वो दिखा रहा हो। अब यहाँ पे ऑथर हमें रिच वर्सेस वेल्दी के बारे में बताना चाहते हैं। रिच का मतलब होता है कि उनकी हाई करंट इनकम है। जो इंसान जितना कमा रहा है, अगर वो बहुत ज़्यादा स्पेंड कर दे और वो अपनी लाइफस्टाइल उसी तरीके से बढ़ा ले तो कहने को वो रिच है। ये सारी चीज़ें हम लोग देख सकते हैं। रिच वो चीज़ है जो हम देख सकते हैं, लेकिन यहीं पे वो बताते हैं कि वेल्थ हिडन होती है। आप किसी का भी लाइफस्टाइल देख के ये कह सकते हैं कि हाँ ये बंदा रिच है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि वो वेल्दी है या नहीं, क्योंकि वेल्दी आप उन पैसों से बनते हैं जो आप स्पेंड नहीं कर रहे हैं। जैसा कि इन्वेस्टर बिल मैन कहते हैं, रिच लोग अपने पैसे खर्च करके अच्छी से अच्छी चीज़ें खरीद लेते हैं। तो अगर आप भी टेक्निकली रिच फील करना चाहते हैं तो आपके पास जो पैसे हैं उसको आप स्पेंड कर दो, आप एक तरीके से रिच हो गए। अगर आप कोई लोन ना लें और आपके पास जितने पैसे हैं वो आप खर्च करें और अपनी लाइफस्टाइल बहुत बढ़ा लें तो आप कहने को तो अमीर हो जाएंगे। लेकिन वहीं वेल्थ के बारे में ऑथर कहते हैं, वेल्थ इज़ इनकम नॉट स्पेंट। अगर आपको सिर्फ नाम के लिए रिच नहीं बनना है बल्कि असली में वेल्दी बनना है, मतलब फ्री होना है, तो आपको अपने पैसे सेव करने होंगे। जितना आप वेल्दी बनते जाएंगे उतनी ही आपको ऑप्शंस और फ्लेक्सिबिलिटी मिलते जाएंगे। तो आपका सेकंड माइंडसेट शिफ्ट साइकोलॉजी ऑफ मनी के लिए ये होना चाहिए कि आप रिच पे ज़्यादा फोकस ना करें बल्कि आप वेल्थ पे फोकस करें। रिच वो चीज़ है जो हम लोग बाहर लोगों को दिखाते हैं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। वेल्थ वो पैसे हैं जो किसी को दिखते नहीं लेकिन वो आपके पास होते हैं और उसी से आपका फ्रीडम डिटरमिन होता है। थर्ड पॉइंट है सेव मनी। आजकल की इकोनॉमी इतनी डाउन चल रही है तो हम सब लोगों को अब इम्पोर्टेंस तो पता चल जानी चाहिए कि पैसे बचाना कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको कभी नहीं पता है कि दुनिया आपके ऊपर क्या फेंक देगी। जब भी लोग पैसे कमाने लगते हैं तो ज़्यादातर लोग 3 तरह की कैटेगरी में आ जाते हैं। एक तो होते हैं जो पैसा सेव करते हैं, 2 होते हैं जिनको नहीं लगता है कि वो सेव कर पाएंगे, और 3 है जिनको लगता है कि उन्हें सेव करने की ज़रूरत नहीं है। ऑथर हमें बताते हैं कि वेल्थ को बिल्ड करने में ये ज़्यादा मैटर नहीं करता है कि आपकी इनकम कितनी है या आपके इन्वेस्टमेंट से आपको कितने रिटर्न मिल रहे हैं, बल्कि जो चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है वो है कि आप कितना सेव कर रहे हो। 1970s में ऐसा लग रहा था कि दुनिया में जल्द ही सारा ऑयल ख़त्म हो जाएगा, बट लकीली हमें आज भी ऑयल मिल रहा है।
और हमें आजकल ऑयल मिल रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि उस ज़माने में सारे कंट्रीज़ ने हर जगह खोद के ऑयल ढूंढना शुरू कर दिया था, बल्कि इसका ये मतलब है कि हम लोगों ने इवॉल्व किया अपना सिविलाइजेशन। हमने ऐसी कार्स बनाई, ऐसी फैक्ट्रीज़ बनाई जो शुरू से कम फ्यूल यूज़ कर रही हैं, और धीरे धीरे आगे जाते ही हम लोगों की ऑयल की डिपेंडेंस भी ख़त्म हो जाएगी। वर्ल्ड ने अपनी एनर्जी वेल्थ को बढ़ाया, अपनी एनर्जी इंक्रीज करके नहीं, बल्कि अपने एनर्जी की यूजेज को डिक्रीज करके। सेम कॉन्सेप्ट मनी पर भी अप्लाई होता है। अगर आप अपनी वेल्थ बिल्ड करना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा अपनी इनकम बढ़ाएं, ये ज़रूरी कि आप कितना बचा रहे हैं वो आप बढ़ाएं। अब इन्वेस्टमेंट वगैरह ज़रूरी होता है एक वेल राउंडेड फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी के लिए, लेकिन साइकोलॉजी ऑफ मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपके लिए सेव करना आपका स्टेप नंबर 1 है, अपने आप के लिए असली लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्ड करना। अगर आप वेल्थ नहीं बिल्ड कर पाएंगे तो मान लीजिए आप $1 मिलियन भी हर साल कमा रहे हैं और आप $1 मिलियन खर्च कर रहे हैं। अगर कोई इमरजेंसी आई, अगर आपकी जॉब चली गई, अगर आपकी कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, तो आपकी वो इनकम बंद हो जाएगी और आप फिर पुअर हो जाएंगे। तो इसीलिए वेल्थ पे आपको फोकस करना चाहिए, सिर्फ अमीर दिखने के लिए नहीं। अगर आप चाहते हैं कि मैं फाइनेंशियल मैटर्स पे और वीडियोस बनाऊं तो ज़रूर मुझे नीचे कमेंट्स में बताइएगा। अभी के लिए बस इतना ही, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।